मैं अजय श्रीवास्तव। मेरा मोबाइल नंबर 8104857064। रिकॉर्डिंग है तो इस पर संपर्क करें। और इसमें लेवल 1 है, कक्षा 1 से 5 के लिए, रीट के विद्यार्थियों के लिए। और इसमें लक्ष्य गाइड से चल रहा है आगे। और नेक्स्ट चैप्टर इसमें चैप्टर चल रहा है बाल विकास शिक्षा। और इसमें आगे है रीड 3 ट्रैक 2। और पहला इसमें टॉपिक है विकास के सिद्धांत। आगे था विकास के सिद्धांत। विकास के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो कि सभी व्यक्तियों में एक समान होते हैं। और ये सिद्धांत निम्न है। विकास की दिशा या फिर क्रमबद्धता का सिद्धांत। शारीरिक और क्रियात्मक विकास दो दिशाओं में होता है। एक तो दिशा है सिर से पैर की दिशा, और विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। और दूसरे शब्दों में संरचना और प्रकार्यों में सुधार सर्वप्रथम सिर वाले से हिस्से में होता है, तत्पश्चात धड़ में ये सुधार होता है। और अंततः सुधार टांगों वाले क्षेत्रों में भी होता है। ये देखा गया है कि भ्रूण में सबसे पहले सिर वाला हिस्सा, उसके बाद में धड़ और तदोपरांत टांगे विकसित होती हैं। वसुधैव गर्भधारण के 8 सप्ताह पश्चात भ्रूण की पूरी लंबाई का भी आधा हिस्सा सिर की लंबाई होती है। जन्मोपरांत विकास का केंद्र शरीर के अन्य निचले हिस्सों की और भी स्थानांतरित हो जाता है। और जन्म के पश्चात धड़ की वृद्धि तीव्र गति से होती है, और इसके पश्चात बाहों और टांगों की वृद्धि भी की दर तीव्र होती है। जन्म से परिपक्व होने तक सिर का आकार केवल दुगना होता है। वयस्क होने तक धड़ का हिस्सा लंबाई से में 3 गुना, बाहें एवं हाथ लंबाई से 4 गुना, और टांगे एवं पैर लंबाई में 5 गुना बढ़ जाते हैं। फिर क्रियात्मक विकास की सिर से पैर की दिशा में होता है। सिर वाले क्षेत्र में मांसपेशियां सबसे पहले नियंत्रित होती हैं। उसके पश्चात फलस्वरूप आंखों और चेहरे की गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। तत्पश्चात गर्दन की मांसपेशियां नियंत्रित होती हैं। बाद में धड़ और बाजू, और अंत में टांगों की मांसपेशियां भी नियंत्रित हो पाती हैं। फिर शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दूसरी दिशा में शरीर के मध्य में बाहर की और यानी कि विकास की प्रगति बहिर्गामी अंदर से बाहर की ओर होती है। और भ्रूण की बाहें व टांगे जो कि अक्ष से दूर होती हैं बाद में विकसित होती हैं। और अंगुलिक व पंजे जो कि बिल्कुल ही अंतिम छोर पर होते हैं सबसे अंत में विकसित होते हैं। विकास की गति की अनियमितता का सिद्धांत है। यद्यपि शारीरिक व मानसिक विकास दोनों ही प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, किंतु विभिन्न अंगों या भागों के लिए उनकी गति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, प्रत्येक अंग भाग का विकास अपनी गति से होता रहता है, और ये एक निश्चित समय पर परिपक्वता की अवस्था में पहुंचता है। बच्चों में मूर्त तथ्यों में वस्तुओं को स्मरण रखने की क्षमता भी तीव्रता से बढ़ती है। बच्चे का विकास एवं पूर्ण इकाई के रूप में भी होता है। बच्चे का जो भी विकास होता है वह संपूर्ण बच्चे का होता है। और शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास संपूर्ण विकास के ही विभिन्न पहलू हैं। इन्हें पूर्णतः अलग अलग नहीं किया माना जा सकता है चाहिए। ये वर्गीकरण तो अध्ययन व विश्लेषण की सुविधा हेतु किया गया है, और प्रत्येक पहलू दूसरे या फिर आश्रित होता है तथा दूसरों को प्रभावित करता है। और सभी पहलू संयुक्त तथा एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए और परस्पर संबद्ध हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है। विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं सभी बच्चों में विकास का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। यद्यपि विकास का अनुक्रम तो निश्चित होता है, किंतु विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं। इसलिए विकास के एक विशेष चरण तक पहुंचने या फिर एक विशेष क्षमता प्राप्त करने की उम्र में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी। और विकास में इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण भी कुछ बच्चों को तो 3 वर्ष की उम्र में ही रंगों का पहचान हो जाती है और उनके नाम सीख लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे 5 वर्ष की उम्र में भी सीख नहीं पाते हैं। संभवतः ये एक लड़की का मासिक धर्म 10 वर्ष की उम्र से में आरंभ हो और दूसरी का 13 वर्ष की आयु में। विकास की गति में लिंग संबंधी भिन्नताएं हैं। लड़कों और लड़कियों के विकास की गति में भिन्नताएं होती हैं। जौनपुर में लड़के की तुलना में लड़की के कंकाल तंत्र में अधिक तेजी से वृद्धि होती है। इस कारण से जन्म के समय बालिकाओं का कंकाल तंत्र बालकों की अपेक्षा अधिक ही विकसित होता है। लड़कियों में यौनारंभ लड़कों से लगभग 2 वर्ष पहले होता है। और आनुवंशिक प्रभाव तथा परिवेश संबंध परिस्थितियों के कारण भी विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इसलिए ये सिद्धांत इस बात पर भी बल देता है कि शिक्षण प्रशिक्षण उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। फिर विभेदीकरण और एकीकरण का सिद्धांत है।
विकास विविधीकरण और एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करता है। उदाहरण जैसे अंडाणु में से शुक्राणु के निषेचन का परिणाम एक कोशिका होती है और जिसे कि युग्मनज कहते हैं। यह युग्मनज फिर से बहुत ही तीव्र गति से कोशिका में बढ़ता है और यह सभी कोशिकाओं एक प्रकार की होती हैं। फिर से यह युग्मनज फिर ये कोशिकाएं विभिन्न विशेषताएं प्राप्त करके भिन्न भिन्न उत्तक बन जाते हैं, जैसे कि इंद्रियां, हड्डियां, रक्त आदि। और प्रत्येक उत्तक का एक विशेष कार्य भी होता है और ये विभिन्न उत्तक बाद में एक दूसरे के साथ में समन्वय के पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र जैसे जटिल तंत्र बनाते हैं। और जब युग्मनज की एक ही प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न उत्तकों जैसे कि स्नायु व हड्डियों में परिवर्तित होती हैं तो इस प्रक्रिया को विविधीकरण कहते हैं। विविधीकरण का अर्थ होता है विकास सरल से जटिल और असामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और विभिन्न उत्तकों के समन्वय से एक तंत्र बनने की प्रक्रिया एकीकरण कहलाती है। और एकीकरण का अर्थ शरीर के विभिन्न भागों में समन्वय से है और जिससे कि एक जटिल संरचना भी बनती है। फिर है निर्णायक अवधि का सिद्धांत। बालक के जीवन में कुछ ऐसे भी समय होते हैं जो कि उसके विकास और ज्ञान के लिए निर्णायक होते हैं। इन अवधियों में यदि बालक के अनुभव अनुकूल हो तो उसके विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रतिकूल अनुभव विकास के बाधक हो सकते हैं। और कभी कभी तो ये प्रतिकूल अनुभवों से हुई हानि का भी सुधारा भी नहीं जा सकता है। निर्णायक या फिर संवेदनशील अवधि जीवन की वह अवधि होती है जबकि परिवेशी परिस्थितियां बालक के विकास पर भी अधिकतम प्रभाव डालती हैं और ये अवधियां विकास के लिए भी निर्णायक होती हैं, क्योंकि इसके दौरान बालक विशेष कौशल सीखने के लिए भी जैविक रूप से तैयार होता है। उदाहरण के लिए बालक बोलना तब प्रारंभ कर पाता है जबकि उसका स्वर तंत्रों, ओंठ और जीभ पर भी नियंत्रण हो जाता है और उसका मस्तिष्क इस कार्य के लिए भी विकसित हो जाता है। प्रसव पूर्व विकास में भी निर्णायक अवधियां होती हैं। गर्भावस्था से प्रथम 3 माह शरीर के अधिकांश तंत्रों के लिए निर्णायक होते हैं और बाद के महीनों में गर्भ परिवेश प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील होता है। निरंतरता का सिद्धांत है विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और यह प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ होकर के अनवरत रूप से भी जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास की प्रत्येक अगली अवस्था अपनी पूर्व अवस्था पर आधारित होती है तथा इसका दृढ़ प्रभाव विकास की प्रत्येक अगली अवस्था पर पड़ता है। समरूपता का सिद्धांत है एक जाति विशेष के सभी सदस्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के होते हुए भी विकास का प्राय एक जैसा ही क्रम पाया जाता है, जैसे कि विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। एकीकरण का सिद्धांत है विकास की संपूर्ण प्रक्रिया एकीकृत रूप में भी चलती है। शरीर का कोई भी अंग अन्य अंगों से पृथक होकर के अपना विकास नहीं करता है और ये अवश्य है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में कुछ अंगों का विकास अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता के साथ होता है, जैसे कि किशोरावस्था में कामनेंद्रिय का विकास अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से होता है, किंतु अन्य शरीर अवयव के विकासमान रहते हैं। वर्तुलाकार विकास किसी भी प्राणी का विकास लंबवत नहीं होता है। प्राणी केवल लंबाई की प्राप्त नहीं करता है वरन अपने चारों ओर भी फैलता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है बालक का विकास भी सामान्य क्रियाओं से विशेषता की ओर होता है। बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम तो सामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं और उसके बाद में वे विशिष्ट रूप से भी धारण करती है। सामान्य क्रियाएं और धीरे धीरे विशिष्ट अनुक्रियाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। परस्पर संबद्धता का सिद्धांत है इस सिद्धांत में से तात्पर्य कि बालक के विभिन्न गुणों परस्पर संबंधित होते हैं और एक गुण का विकास जिस प्रकार से हो रहा है उसी अनुपात में अन्य गुण भी विकसित होंगे। जैसे तीव्र बुद्धि वाले बालक के मानसिक विकास के साथ ही शारीरिक एवं सामाजिक विकास की तीव्र गति से होता है और इसके विपरीत मंद बुद्धि बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास भी मंद होता है। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की उपज का सिद्धांत अभिवृद्धि एवं विकास दोनों ही वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की उपज है और इसमें से किसी भी एक के महत्व को न तो ज्यादा और न ही कम मानना चाहिए। विकास के सिद्धांतों के अध्ययन का महत्व है विभिन्न आयु वर्गों के विकास के पैटर्न का ज्ञान हमें ये जानने में मदद करता है कि बच्चे से क्या अपेक्षा की जाए और कब अपेक्षा की जाए। एक विशेष आयु वर्ग के बच्चों से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं ये जानकारी मानक निर्धारित करने अर्थात मापनी बनाने में सहायक सिद्ध होती है। मापनी विभिन्न प्रकार की हो सकती है जैसे कि ऊंचाई, वजन मापनी उम्र के अनुसार ही स्वरूप और लगभग समान होता है और इसीलिए ये मापनियाँ हमें प्रत्येक बच्चों के उसके विशेष आयु वर्ग के भी मानकों के अनुसार ही जांच करने में सहायता करती है। विकास के स्वरूपों की जानकारी का तीसरा लाभ यह है कि इसमें अभिभावकों व शिक्षकों को बच्चों की एक अवस्था पार करके दूसरी अवस्था में प्रवेश करते समय उचित मार्गदर्शन करने में भी सहायता मिलती है। जब बच्चों में अपने आसपास की बातें सीखने की इच्छा प्रबल होती है तो अभिभावक व शिक्षक उन्हें अधिक अवसर देकर के उनके विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सामान्य विकास के स्वरूपों को भी समझने के लेने से अभिभावक व शिक्षक समय से पूर्व भी बच्चों के शरीर, रुचि तथा व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों के लिए उन्हें तैयार कर सकते हैं।
के वस्तु इस प्रकार के प्रश्न हैं। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा था? उत्तर किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में है? उत्तर है इसका शिशु अवस्था में। नेक्स्ट, शिशु अवस्था में शिशु होता है। उत्तर है इसका आत्म केंद्रित। नेक्स्ट है जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट है शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं में उनके प्रभावक कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि उत्तर है इसका कि अधिगम सरल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल विकास निम्न में से किस अवस्था में बालकों का आकर्षण विषम लिंगियों के प्रति अधिक हो जाता है? उत्तर है किशोरावस्था में। वैसे संवेगों को छिपाने या फिर छद्म रूप से भी अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति किस विकसित होती है? उत्तर है इसका किशोरावस्था में। नेक्स्ट, बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर या फिर घटक है? उत्तर है इसका परिवार। नेक्स्ट, इनमें से असत्य कथन है 4 है कि भीषण विपत्ति की आशंका एवं उसका सामना न कर पाने की विवशता भय संवेग होने का भी कारण है। दूसरा है किशोरों अवस्था में काम यानी सेक्स संबंधी भय उत्पन्न हो जाते हैं। और तीसरा, भय बालक को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। और चौथा, नवीन अनुभवों द्वारा बालक के संवेगों का पुनः प्रशिक्षण देकर के भय का निराकरण किया जा सकता है। तो इसमें सत्य कथन जो है वह तीसरा है कि भय बालक को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। नेक्स्ट, शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए भी किस विधि को अपनाना चाहिए? उत्तर है इसका उक्त सभी को। जैसे बालक को नियमित रूप से भी नैतिक शिक्षा देकर के, दूसरा बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके, और तीसरा बालक के अच्छे विचारों, इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट प्रश्न, बाल्यावस्था में शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? उत्तर है उपरोक्त सभी को। एक तो सामूहिक परंतु समलिंगी कार्यों एवं खेलों की व्यवस्था हो, दूसरा है पाठ्य सामग्री, क्रियाओं एवं भ्रमण व स्काउटिंग की व्यवस्था की जाए, और तीसरा शिक्षण में खेल विधि एवं क्रिया विधि का प्रयोग किया जाए। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। उत्तर है इसका बाल्यावस्था। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? उत्तर है इसका बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए। उत्तर है इसका उक्त 1 और 2 दोनों बालक की क्षमताओं के अनुसार, बालक की रुचियों के अनुसार। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? उत्तर है इसका तीव्र मानसिक विकास। और नेक्स्ट, बाल विकास की सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है? उत्तर है इसका खेलकूद का मैदान। नेक्स्ट, इनमें से असत्य कथन है जो इसमें तो पहला तो क्रोध एक आक्रामकता की उत्पत्ति असंतोष एवं निराशा से होती है। दूसरा है क्रोध संवेग का विकास 8 और 9 वर्ष की आयु में होता है। और तीसरा, बाल्यावस्था में क्रोध पर नियंत्रण कम होता है या जो किशोरावस्था में अधिक हो जाता है। और चौथा, क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु भी क्रोध करने पर उचित दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इसमें जो असत्य कथन है वो चौथा है कि क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध करने पर उचित दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? उत्तर है इसका उक्त सभी। एक तो चरित्रता, दूसरा यौनांगों का ज्ञान, और तीसरा संवेगात्मक परिपक्वता। और नेक्स्ट है प्रश्न, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? उत्तर है संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में। नेक्स्ट है किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के संबंध में ये शब्द कहे थे? उत्तर है इसका स्टैनले हॉल ने। जैसे बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? उत्तर है इसका रॉस ने। नेक्स्ट है प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कि व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमणित प्राणी माना है? उत्तर है जीन पियाजे ने। जैसे वृद्धि एवं वह विकास के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग असंगत है? उत्तर है इसका मनोसामाजिक विकास सिद्धांत सिकनर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? उत्तर है इसका एरिक्सन। नेक्स्ट इनमें में से जो असत्य कथन है ये पहला तो है व्यक्ति की वृद्धि एक विकास की गति में निरंतरता रहती है। दूसरा, बालक का विकास भी विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। और तीसरा, बालक का विकास भी वातावरण एवं वंशानुक्रम की परस्पर अंत्य क्रियाओं का परिणाम होता है। और चौथा, बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसमें असत्य कथन दूसरा है कि बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नेक्स्ट में बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है? उत्तर है 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट है किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? उत्तर है सैमुअल स्माइल ने। जैसे मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु कहा है? उत्तर है बाल्यावस्था। नेक्स्ट है विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? उत्तर है 2 वर्ष तक। जैसे ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है?
उत्तर है 7 से 8 वर्ष। नेक्स्ट है बोलने व उच्चारण करने की योग्यता की शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है? उत्तर है 1 वर्ष तक। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? उत्तर है उक्त कोई नहीं है। विकास में स्थिरता, यथार्थवादी दृष्टिकोण और अधिगम में तीव्रता, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है? उत्तर है इसका 1/2 भाग। नेक्स्ट विकास की प्रक्रिया चलती है? उत्तर है इसका जीवन पर्यंत। और नेक्स्ट प्रश्न शारीरिक विकास का क्षेत्र है? उत्तर है सभी है। हड्डियों में वृद्धि, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों में वृद्धि। और नेक्स्ट है प्रश्न वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं? उत्तर है इसका जीन्स।